द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच से जुड़े सभी ऊर्जावान शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बीपीएससी की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छे मंच को चुना है जिसका नाम है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TBT। और इस मंच पे बहुत सारी कक्षाएं भी आ रही है। उसी क्रम में मैं राजकुमार राजकीय अंबेडकर 10+2 बालिका अनुसूचित आवासीय विद्यालय गायघाट पटना से आपके लिए ज्योग्राफी का एक चैप्टर ब्रह्मांड लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं भी 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। उसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में, यानी सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं, उन ग्रह की विशेषता क्या है और बीपीएससी द्वारा आयोजित इस प्रधानाध्यापक एग्जाम में कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रह। पिछले क्लास में मैंने ग्रह का डिफिनेशन बताया था, फिर से आज मैं इस पर चर्चा करता हूँ। ग्रह तो कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जी हाँ, ग्रह में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, यानी कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। और ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटिया से हुई है, PLANETAI, इसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जी हाँ, इसका अर्थ क्या होता है, प्लैनेटिया ग्रीक भाषा में परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी एक ग्रह का डिफिनेशन ये भी देखिए, चारों ओर घूमने वाला। 2006 की बात करें तो अगस्त 2006 के पहले सौर मंडल में ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में जब मीटिंग होती है तब कहा जाता है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है और ग्रह का एक नया डिफिनीशन सेट किया जाता है और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में इसे डाला जाता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि वर्तमान में सौर मंडल में ग्रह की संख्या कितनी है तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8। लेकिन 2006 के पहले कितना था, 9। आप समझते हैं, बार बार जब मैं ग्रह बताऊंगा तब एक शब्द आएगा परिभ्रमण, जिसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, परिक्रमण रिवोल्यूशन कहते हैं। ये क्या होता है, क्योंकि बराबर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी का परिभ्रमण कितना होता है, पृथ्वी का परिक्रमण कितना होता है, तो उन सारे बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले समझते हैं परिभ्रमण किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोटेशन। तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर, जी हाँ, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर, कोई ग्रह जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो इसे हम लोग परिभ्रमण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, रोटेशन। बहुत ही एक कन्फ्यूजन वाला शब्द है हिंदी में, परिभ्रमण और परिक्रमण, इसलिए इंग्लिश याद रखिए, रोटेशन। यानी रोटेशन यानी क्या, लट्टू पे घूमना। लट्टू अपने अक्ष पे कैसे घूमती है, लट्टू, यानी किसी भी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, ये क्या कहलाता है, आपको परिभ्रमण कहलाता है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी पर जो दिन रात होता है, दिन और रात होता है, इसी गति के कारण होता है। अब बात करते हैं परिक्रमण, यानी जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्रह है, तो जब सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो इसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन। जो ऋतु परिवर्तन होता है हमारा इसी गति के कारण होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि पृथ्वी पर, ठीक है, दिन और रात किस गति के कारण होते हैं, तो परिभ्रमण, रोटेशन, जिसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण, जिसे इंग्लिश में हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। परिभ्रमण क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण क्या होता है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बारी बारी से ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह की क्या विशेषता है और जानेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह, या इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। थोड़ा सा कुछ अंतर समझ लेते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं,
आंतरिक ग्रह जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं और बाह्य ग्रह जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं। उसके बाद सूर्य से नज़दीक होने के कारण ये गर्म होते हैं, गर्म ग्रह होते हैं, और सूर्य से दूरी होने के कारण ये ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अंतर, दो अंतर बराबर ये पूछा जाता है। अब शुरू करते हैं कि कौन से ग्रह की क्या विशेषता है। उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह, जी हाँ, बुध जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मरक्यूरी, ठीक है। बुध जो है वो पृथ्वी का सबसे निकट एवं पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध, मरकरी। इसे मरकरी क्यों कहा जाता है, एक प्रश्न यहाँ पर से ये भी आ जाता है कि मरकरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुध ही एक सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर अपने नाम का खनिज यानी मरकरी पाया जाता है। मरकरी पाए जाने के कारण इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बुध को मरकरी कहा जाता है। तो ये सौर मंडल, ये आपको क्या है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब देखिए परिक्रमा शब्द आ गया ना, तो ये जो सूर्य की परिक्रमा है जो 88 दिनों में यानी सबसे कम दिनों में यही पूरा करता है। यानी ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में। और इसका कक्षीय गति होता जो है वो सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे तेज कक्षीय गति इसी का होता है, बुध का। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ दिन बहुत ही अत्यधिक गर्म, जो यहाँ का दिन होगा गर्म होगा और रातें जो होगी वो बर्फीली होगी। इस ग्रह की प्रमुख विशेषता है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। जैसे आप लोग सुने होंगे, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है? आप लोग एक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कमेंट करके, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है? क्योंकि बीपीएससी ने क्वेश्चन क्रिएट किया था कि चंद्रमा पर जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है कितने डिस्टेंस पे बात करे तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जहाँ पे ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अगर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर किसी दो व्यक्तियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती। तो ये बात हमें जानना है। तो बुध पर जो है वो वायुमंडल का क्या है, अभाव है, यानी बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जैसे चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध को यूनानी भाषा में अपोलो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये प्रश्न भी आ सकता है कि किस ग्रह को यूनानी भाषा में अपोलो कहते हैं, तो बुध को यूनानी भाषा में अपोलो कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। अगर बुध के उपग्रह की संख्या की बात करें तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जी हाँ, सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखना हमें। एक तो हमारा बुध हो गया और एक हमारा क्या हो गया, शुक्र हो गया। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये तो बुध और बुध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब बात करते हैं शुक्र, जिसे इंग्लिश में वेनस कहा जाता है, VENUS, वेनस। इसका घूर्णन कितना है, तो ये 243 दिनों में 243 दिनों में ये अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन अगर सूर्य के चक्कर की बात करें तो ये सूर्य का चक्कर मात्र 225 दिनों में पूरा कर लेती है। जी, 225 दिनों में। और शुक्र ग्रह की एक विशेषता है, ये परिक्रमा पूरब से पश्चिम करती है। जी हाँ, शुक्र और एक और ग्रह है अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम करती है। ये बात हमें याद रखना है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि यह सबसे गर्म ग्रह है। तो ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है? यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है? तो कहा जाता है कि इस पर कहा जाता है शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र पर जो वायुमंडल स्थित है उसमें कार्बन CO2 की मात्रा 90 से 95% है। जी हाँ, CO2 की मात्रा कितनी है, 90 से 95% तक है, जिसके कारण कहा जाता है शुक्र पर प्रेशर कुकर के जैसा स्थिति उत्पन्न होता है और इसके कारण ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और एक पॉइंट और, सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है, तो शुक्र है। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह, जी, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी मैंने बताया कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर शुक्र के सर्वोच्च बिंदु की बात की जाए तो शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है।
जी हाँ, शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु का क्या नाम है? मैक्सवेल है, जिस पर बीटा माउंटेन पाया जाता है। जी हाँ, जिस पर कौन सा माउंटेन पाया जाता है? बीटा माउंटेन पाया जाता है, जिस पर बीटा माउंटेन पाया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु कौन है? मैक्सवेल। या मैक्सवेल किसका सर्वोच्च बिंदु है? तो आपको याद रखना है शुक्र का है। ठीक है, शुक्र को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, सुबह का तारा और शाम का तारा। लेकिन अगर यूनानी भाषा में बात करें इसकी, शुक्र को यूनानी भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट पे हमें याद रखना है, यूनानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है। तो शुक्र को यूनानी भाषा में कासफोरस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सुबह का तारा। जी, फास्फोरस का मतलब क्या होता है? सुबह का तारा। और हेस्पेरस यानी इसका मतलब क्या होता है? शाम का तारा। तो जी हाँ, शुक्र को यूनानी भाषा में कासफोरस यानी सुबह का तारा, हेस्पेरस शाम का तारा कहते हैं। और अगर शुक्र के बात करें तो अभी मैंने बताया बुध और शुक्र का क्या होता है? कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जी हाँ, पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का ग्रह अगर पूछा जाए तो उसका आंसर भी क्या होगा? शुक्र होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये पॉइंट हमें याद रखना है कि सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम करते हैं, एक अरुण और एक शुक्र। ये तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, तो वो कौन होगा? हमारा शुक्र होगा। तो अब हम लोगों ने शुक्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं जिस पर हम लोग रहते हैं। जी हाँ, कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जिस पे जीवन संभव है। तो वो ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। तो चलिए अब पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की क्या क्या विशेषता है? पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कहा जाता है 17% से 71% पानी पाया जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे जीवन है। आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आकार की दृष्टि से ये कैमा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आकार की दृष्टि से इसका स्थान कैमा है तो 5वां है। और सूर्य से दूरी के अनुसार अगर पूछें तो सूर्य से दूरी के अनुसार इसका स्थान कैमा है? 3रा है। एकदम एक एक पॉइंट पे याद रखना है। पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 3रा स्थान है। आप लोग गिनिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस, जी हाँ, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द हेवेंस, जी, ऑन द हेवेंस, ठीक है, हेवेंस, ठीक है, ऑन द हेवेंस। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। जी हाँ, इस पुस्तक में उन्होंने बताया था ऑन द हेवेंस में कि पृथ्वी गोलाकार है। किसने? तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, अरस्तु ने। जी, अरस्तु। तो क्या आपको पता है अरस्तु किसके गुरु थे? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, तो उसी तरह अरस्तु किनके गुरु थे? अगर किन्हीं के पास जानकारी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जी हाँ, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाता है। जी हाँ, लगभग 1000 मील प्रति घंटा की गति से क्या करता है? चक्कर लगाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है, जिसे हम लगभग क्या बोलते हैं? 24 घंटा। लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा है वो क्या है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, जिसे हम एक राउंड फिगर में क्या लेते हैं? 24 घंटा। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? एक चक्कर जो कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और अगर बात किया जाए, ठीक है, आपको तो पता है कि अभी मैंने बताया था कि इसी गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। यानी अगर प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपको, पृथ्वी का परिभ्रमण कितना होता है? तो ये क्या है आपका? परिभ्रमण यानी घूर्णन।
अब बात करते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है जी, परिक्रमण। तो कहा जाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में ये 365 दिन 5 घंटे जी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और हम लोग क्या करते हैं कि आप देखते होंगे कैलेंडर में जो लीप ईयर आता है वो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इस 5 घंटा को अमूमन एक एवरेज मानिए 6 घंटा को छोड़ दिया जाता है, और हर एक लीप ईयर जो आता है वो चौथा साल आता है। तो 6 चक 24 यानी 6 चक 24 बराबर आपका एक दिन, 24 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, एक दिन। इसी एक दिन को हर एक चौथे वर्ष क्या है, फरवरी में जोड़ा जाता है, जिससे फरवरी क्या हो जाता है, 29 हो जाता है। रीजनिंग में भी ये चैप्टर हो सकता है। कैलेंडर एक रीजनिंग में चैप्टर है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया है 365 दिन इसका परिक्रमण और इसका परिभ्रमण। इसी के कारण कहा जाता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं, सोलर टाइम जी, उसे क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। अब जल्दी से बात कीजिए इसके उपग्रह की। जी हाँ, अगर किन्हीं के पास जानकारी है तो बताइए, सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। जी हाँ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चलिए बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चंद्रमा की चर्चा, पूरे चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, कोई बता सकते हैं चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जी हाँ, चंद्रमा का अध्ययन जो है वो सेलेनोग्राफी कहलाता है, सेलेनोग्राफी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। आगे भी हम इसका अध्ययन करेंगे चंद्रमा के बारे में। अभी फिलहाल समझते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और अगर पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह बात करें तो अभी मैंने भी चर्चा किया था पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, तो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? जी हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अगर पूछ दे, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, तो सबसे निकट का तारा क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। लेकिन अगर सूर्य के पास पूछे, यानी सूर्य के बाद पूछा जाए, तो सूर्य के पश्चात पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बार बार आ चुका है। प्रोक्सिमा, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु। हाँ, प्रश्न ये पूछा था कि पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन है। क्या आपके मन में ये प्रश्न का आंसर आ रहा है कि पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन है? अगर किन्हीं के पास जानकारी हो तो समझिए, पृथ्वी का जो सर्वोच्च बिंदु है, अगर मैं पूछूं कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप लोग जरूर तुरंत जवाब दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, तो जानिए, अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन है, तो पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन है, माउंट एवरेस्ट है। जी हाँ, जिसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगवा कहा जाता है। जी हाँ, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगवा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। तो पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन है, माउंट एवरेस्ट, जिसका आप ऊंचाई जानते हैं 8,848 मीटर। लेकिन हाल ही में नेपाल और चाइना ने इसे नापा है, जिससे इसकी ऊंचाई में वृद्धि भी कही गई है, वृद्धि की बात कही गई है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी हो गई है? जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसका आंसर बताऊं। तो इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में इसे चोमोलुंगवा कहते हैं। तिब्बती भाषा में चोमोलुंगवा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस
क्योंकि दिवस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये बराबर एग्ज़ाम में आता है, दिवस से एक प्रश्न जरूर रहेगा। जैसे आज 24 अप्रैल है, आज कौन सा दिवस है? तो चलिए सबसे पहले पृथ्वी दिवस की बात करते हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो जी हाँ, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादा करके अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? तो जी हाँ, अगर प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय या थीम क्या था, तो इस वर्ष का जो थीम था यानी 2022 का जो थीम था, ये एग्ज़ाम में ये भी आपको इस तरह से पढ़ना है, तब बीपीएससी जाके कहीं क्रैक होगा। तो 2022 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्योंकि अगर करेंट सेक्शन नहीं है तो बीपीएससी में रिजल्ट होने वाला नहीं है। बीपीएससी को अगर क्रैक करना है तो करेंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जल्दी इस पे भी एक सीरीज आने वाला है, यानी रोज कोई दिवस या कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड ऐसा दिवस है, करंट अफेयर्स है जो चर्चित रहा, उस पर मैं वीडियो बनाकर आपके समझ जरूर लाऊंगा। ठीक है, जैसे आज पंचायती राज दिवस है, तो यहाँ पर एक प्रश्न और उठ सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिहार पृथ्वी दिवस हमारे विद्यालय में भी मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और जो आंसर दीजिएगा उससे ही पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो पूरे देखते हैं या कितने लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जी हाँ, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दिवस की बात ही कर रहे हैं तो इधर थोड़ा सा चर्चा था, जैसा कि बिहार दिवस 22 मार्च को बनाया गया। ठीक है, अभी रिसेंट वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह की जयंती को हम लोगों ने विजयोत्सव के रूप में मनाया था। कब मनाया? 23 अप्रैल, बस कल की बात है, 23 अप्रैल। और आज 24 अप्रैल को, जी हाँ, आज 24 अप्रैल को, ठीक है, क्या मनाया है हम लोगों ने? पंचायती राज दिवस। जी हाँ, पंचायती राज दिवस बहुत ही बीपीएससी का तो ये फेवरेट चैप्टर है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें पंचायती राज से आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न नहीं रहे। ठीक है, 24 अप्रैल को हम लोग आज क्या मना रहे हैं? पंचायती राज दिवस। अब पृथ्वी से एक पॉइंट और, अगर पूछा जाए पृथ्वी की आयु कितनी है, तो पृथ्वी की आयु 4.7 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.7 अरब वर्ष है। तो ये तो था पृथ्वी से संबंधित कुछ प्रश्न। अब बात करते हैं हम लोग मंगल। जी हाँ, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? चलिए मंगल चर्चा करते हैं। मंगल, जिसे इंग्लिश में हम लोग मार्स कहते हैं, जिसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। जी हाँ, मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखता है। किसके कारण? जी हाँ, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्या दिखता है? लाल दिखता है। और सूर्य से दूरी के क्रम में अगर पूछें तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका जो स्थान है वो कैवा है? चौथा है। और आकार की दृष्टि से अगर पूछें तो ये इसका कैमा है? 7वां है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा और आकार की दृष्टि से 7वां। मंगल अपने ग्रह पर, या मंगल ग्रह अपनी धुरी पर, ठीक है, यानी परिभ्रमण, जी परिभ्रमण, तो मंगल अपने धुरी पर पृथ्वी की तरह 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एकदम पृथ्वी के लगभग में। ठीक है, 24.6 घंटे में क्या होता है? अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, जबकि सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इसे 686.98 दिन लगते हैं। 686.98 दिन लगते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पृथ्वी की तरह मंगल भी जो है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है।
और इसी झुकाव के कारण कहा जाता है कि मंगल पे भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान झुका हुआ है, तो मंगल, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी की तरह मंगल पे भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं उपग्रह के। हाँ जी, उपग्रह। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2, जिसका नाम है फोबोस एवं डिमोस। फोबोस एवं डिमोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। फोबोस एवं डिमोस किनके उपग्रह है? तो मंगल। और डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जी हाँ, डिमोस के बारे में जानिएगा। ये जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन है? तो डिमोस है, सबसे छोटा उपग्रह है। और अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी जो सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, ज्वालामुखी है, वो किस ग्रह पे पाया जाता है? वो, जी हाँ, वो मंगल पे ही पाया जाता है, ओलंपस मेसी। और ये भी आप लोग जानिएगा कि सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जी, सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया, जो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। जी हाँ, निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। सोचिए कितनी उसकी ऊंचाई होगी। तो निक्स ओलंपिया भी कहाँ स्थित है? मंगल पे स्थित है। यानी 2 प्रश्न, मंगल पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम ओलंपस मेसी, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत या मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी कहाँ स्थित है? मंगल पे स्थित है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1997 में, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि नासा जो है यूएसए की संस्था है, ठीक है, उन्होंने क्या है, यूएसए ने कहा है कि मंगल पे भी जीवन संभव है, मंगल पे भी पानी खोजा गया है, ठीक है, मंगल पे हम लोग जी सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मंगल पे जीवन संभव है। तो भारत और अमेरिका की सोच में यही अंतर है, ठीक है। अमेरिका जो है वो मंगल पे जीवन खोजता है और भारतीय लोग जो हैं वो जीवन में मंगल खोजते हैं। ये बात हमेशा हमें याद रखना है। अब बात करते हैं, भारत ने इसरो के साथ मिलकर, ठीक है, मंगल पे भी अपना क्या है, एक उपग्रह भेजा है। उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ये हो सकता है आपका, ठीक है, इसरो, जी हाँ, अभी मैंने चर्चा किया था, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर एक प्रश्न और आप लोग जानिएगा, ठीक है, कि मंगल पर उपग्रह भेजने वाला भारत कैमा देश है? मंगल पर उपग्रह भेजने वाला भारत कैमा देश है? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य ग्रह के बारे में, बृहस्पति, शनि, वरुण के बारे में पढ़ेंगे, और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्रह की कौन विशेषता है। जो एक ये क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह जो बीच में देख रहे हैं, मंगल और बृहस्पति, जी हाँ, तो मंगल व बृहस्पति के बीच ही पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। विशेष क्लास में, अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए हमारे मंच से जुड़कर, जिसका नाम है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।